फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम 10वीं क्लास का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, मानव तंत्र। ये लेसन बहुत ज़्यादा नंबरों का है, इसलिए आपको अच्छी तरह से समझना है और इस पाठ के पूरे नंबर लाने हैं। तो इस लेसन के जितने भी वीडियो हों वो ज़रूर देखना कि मानव शरीर किस तरह से बना हुआ है। मानव शरीर एक जटिल संरचना है। तो अभी शुरू करते हैं मानव तंत्र लेसन। शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। इसका तात्पर्य है कि इकाई यहाँ पे आया है। कोशिका से मतलब है, हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मकान बनता है ईंटों से और ईंटें बनती है कणों से, तो इस मकान की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कण है। वैसे ही शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। तो शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और कोशिकाओं से कैसे मिलकर बना हुआ है कि कोशिकाएं मिलकर, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? ऊतक का निर्माण करती हैं। और ये एक जैसे ऊतक मिलकर, जिनका एक जैसा कार्य हो, वो अंग का निर्माण करते हैं। ऊतक का उदाहरण है जैसे पेशियाँ या फिर अस्थि, ये सभी ऊतक के उदाहरण हैं। जब एक जैसे कोशिकाओं का समूह है जो एक जैसे कार्य करें, उन्हें ऊतक कहते हैं। और एक जैसे ऊतक जिनका एक जैसे कार्य हो, वो क्या निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। किसी कार्य को, किसी एक कार्य को करने के लिए जिन अंगों को और अंगों से मिलकर बनता है तंत्र। जो एक कार्य पूरा करने के लिए या उस प्रक्रिया के अंदर जिन अंगों का उपयोग होता है, उस अंगों के ग्रुप को तंत्र कहते हैं। जैसे भोजन को पचाने के लिए या फिर पाचन क्रिया के अंदर बहुत सारे अंगों का उपयोग होता है, तो उस अंगों के ग्रुप को क्या कहेंगे? पाचन तंत्र। जैसे उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र, उसमें जितने भी अंगों का उपयोग होता है, उस तंत्र को क्या कहते हैं, या उस समूह को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। पाचन क्या होता है? मानव अपने शरीर की ऊर्जा एवं कायिक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु भोजन ग्रहण करता है, जिसके अंतर्गत उसे कुछ विशेष प्रकार के घटकों की आवश्यकता होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण आदि। ये शरीर के निर्माण के लिए सहायक हैं। हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा है। ग्रहण करते समय से ये अपनी जटिल अवस्था में होते हैं। जितने भी ये पदार्थ हैं जिनका उपयोग शरीर के निर्माण के लिए होता है, या हम कह सकते हैं पोषक तत्व, ये जब ग्रहण करते हैं हम, तो ये जटिल अवस्था के अंदर होते हैं, जिनको विभिन्न रासायनिक क्रियाओं व एंजाइमों की सहायता से जटिल से क्या करते हैं? सरल अवस्था में लाया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन। और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर जिन अंगों का उपयोग होता है, उन अंगों के समूह को क्या कहेंगे? पाचन तंत्र। मानव शरीर में पाचन की क्रिया संपन्न कराने हेतु मानव शरीर में एक तंत्र विकसित होता है, जिसको हम पाचन तंत्र कहते हैं या पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। पाचन तंत्र में विभिन्न अंग व कुछ स्रावी ग्रंथियां शामिल होती है। देखिए चित्र में दिया हुआ है। पाचन तंत्र के अंदर जो अंग काम आते हैं, उन अंगों के नाम और चित्र दिया हुआ है। ये है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंदर हमने पढ़ा कि कुछ अंग और कुछ ग्रंथियां शामिल है, या इनसे मिलकर पाचन तंत्र बनता है। तो वो कौन से अंग हैं? पाचन तंत्र के अंग: मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार। ये हुए पाचन तंत्र के अंग। देखिए यहाँ वापस देखते हैं। मुख, उसके बाद में ग्रसनी, फिर ग्रासनली, फिर आमाशय, आमाशय के बाद में छोटी आंत, छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत, फिर मलाशय,
ये लास्ट में है मलद्वार या गुदा। फिर हम देखते हैं इसके अंदर पाचन तंत्र की स्रावी ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ, यकृत, अग्नाशय, इनके द्वारा एंजाइम स्रावित होते हैं। आहार नाल, पाचन के अंदर आहार नाल का नाम सबसे ज़्यादा या उपयोग होता है क्योंकि आहार नाल मुख से लेकर मलद्वार के अंगों से मिलकर बनती है। तो जितने भी अंग हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं? आहार नाल। मुख से लेकर मलद्वार तक के सभी अंगों से मिलकर एक पाइपनुमा संरचना बनती है जो कार्य विशेष के लिए अलग अलग स्थानों पर अपनी संरचना में बदलाव करती है। इसे हम आहार नाल कहते हैं। इसी को पोषण नाल भी कहा जाता है। जैसे मुख से लेके गुदा या फिर मलद्वार तक की जितने भी अंगों की ये संरचना है ये क्या कहलाती है? आहार नाल। क्योंकि मुख में भोजन ग्रहण करने से और अंत तक लाशे तक भोजन त्यागने की पूरी प्रक्रिया के अंदर ये एक पाइपनुमा संरचना होती है जिसका उपयोग भोजन को आगे खिसकाने के लिए किया जाता है पाचन में, इसलिए इसको आहार नाल कहते हैं। आहार नाल या पोषण नाल या पाचन नाल के 3 कार्य हैं मुख्य। आहार के अवयवों को पचाना तथा उनको गलाकर ऐसे रूप में ले आना कि वह शरीर के अंगों द्वारा स्वांगीकृत हो सके, अर्थात शरीर के अंगों के अंदर अवशोषण हो सके, ऐसे पाचन करना या उस भोजन को गलाना। दूसरा है आहार को अपनी लंबी यात्रा में पाचन नाल के आदि से अंत तक पहुंचाना, या कह सकते हैं मुख से मलाशय तक पहुंचाना आहार नाल का मुख्य कार्य है। पाचित आहार के रस का अवशोषण करना भी शुरू करते हैं आहार नाल के मुख्य अंगों के से। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मुख और उसके बाद में ग्रसनी। तो मुख एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में होता है जो 2 मार्शल होठों द्वारा घिरा होता है। यह एक गुहा में खुलता है, इसे मुख गुहा कहते हैं। मुख अनुप्रस्थ दरार का अर्थ है कि हमारा मुख इस प्रकार खुलता है, न कि इस प्रकार। तो ये एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में होता है जो 2 मार्शल होठों द्वारा घिरा होता है। ये एक गुहा में खुलता है, अर्थात हमारे गले में एक गुफानुमा है जिसे क्या कहते हैं? गुहा। मुख के ऊपर में और नीचे जबड़े में 16 दांत होते हैं। इसके अलावा मुख गुहा में मांसल जीभ होती है, या हम कह सकते हैं मांसपेशियों से बनी जीभ होती है। मानव में द्विबार दंती दांत पाए जाते हैं, अर्थात पूरे जीवन काल में 2 बार मानव के दांत आते हैं। एक अस्थायी जिसे दूध के दांत कहते हैं और दूसरे स्थायी दांत। दांत 4 प्रकार के मानव में पाए जाते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचोरणक और चोरणक। इसमें सबसे पहले कृंतक दांत, ये चार होते हैं, ऊपर के जबड़े में और नीचे के जबड़े में। ऊपर के जबड़े में शुरू के ये 4 दांत पाए जाते हैं और इनका काम होता है काटना व कुचलना। फिर उसके बाद में आता है रदनक। ये भी 2 पाए जाते हैं, ऊपर के जबड़े में एक इस तरफ और एक इस तरफ। फिर आता है अग्रचोरणक। ये 4 दांत पाए जाते हैं ऊपर के जबड़े में और 4 दांत पाए जाते हैं नीचे के जबड़े में। इनका काम होता है भोजन को चबाना। 2 दांत इस तरफ पाए जाते हैं अग्रचोरणक और 2 दांत इस तरफ पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में चोरणक। ऊपर के जबड़े में 6 और नीचे के जबड़े में 6। ऊपर के जबड़े में इस साइड 3 और इस साइड 3। तो इनका काम भी होता है भोजन को चबाना। कृंतक दांत 8 माह के अवधि में बच्चों के आते हैं से, और रत्नक दांत 1 से 1.5 वर्ष की आयु के बीच में उगते हैं। अगर चोरणक दांत 10 साल की उम्र तक आते हैं और चोरणक दांत 15 साल की उम्र में। इसके बाद में जो दांत आते हैं उन दांतों को अक्कल के दांत कहा जाता है।
तो हम वापिस से देखते हैं इसके अंदर ये ऊपर वाले 2 कर्तनक हैं, फिर रंजनक ये एक इस साइड और एक इस साइड, तो कितने हो गए 2 और 2 4 और 2 6। फिर इधर 2 दांत और इधर 2 6 और 4 10। फिर इस साइड 3 और इस साइड 3 10 और 6 16 और 16 और 16 32 दांत। फिर आता है ग्रसनी या ग्रसिका। मुख गुहा तथा ग्रास नली के बीच में एक छोटी पतली नलिका होती है जिसे ग्रसनी कहते हैं। देखिए मुख गुहा जहाँ पे अंदर मुख के अंदर भोजन जाता है वहाँ पे होता है ग्रसनी। ग्रसनी का अंतिम सिरा ग्रास नली में खुलता है। ये देखिए ग्रास नली। ग्रसनी की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी या अधोग्रसनी। मुख ग्रसनी को कंठ ग्रसनी भी कहा जाता है। नासाग्रसनी ये नासा से शुरू होती है, मुख ग्रसनी मुख से शुरू होती है। नासाग्रसनी का काम है श्वास लेना और मुख ग्रसनी का काम है भोजन ग्रहण करना और साथ में श्वास भी लेना। और अधोग्रसनी का काम है भोजन को आमाशय की ओर धकेलना। ग्रास नली ये एक लंबी पतली पेशियों से बनी नलिका होती है। ये डायफ्राम को भेदकर उदर गुहा में प्रवेश करती है। ये एक पतली संरचना होती है। ये हमारे जिसको बोलते हैं छाती या चेस्ट, उसको फेफड़ों के बीच से होती हुई ये आमाशय में प्रवेश करती है। इसका कार्य भोजन को संकुचन गति द्वारा भोजन को आमाशय में पहुंचाना है। इसमें ग्रंथियों द्वारा स्रावित श्लेष्मा भोजन को लसदार बनाता है, जो कि भोजन को आगे धकेलने में कर्माकुचन की विधि द्वारा सहायक करता है। ग्रासनली के शीर्ष का बना एक पल्ला होता है जिसे घाटी ढक्कन कहते हैं। घाटी ढक्कन के साथ इसे एपिग्लोटिक्स भी कहते हैं। ये घाटी ढक्कन भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। कभी कभार हम क्या करते हैं, भोजन करते वक्त बातें करते हैं या कभी कभार भोजन श्वास नली में चला जाता है और श्वास नली में भोजन घाटी ढक्कन से जाने के कारण क्या होता है कि श्वास लेने में समस्या आती है, या कभी कभार हमें हिचकी आती है तो हम पानी पीते हैं तो वो क्या है वापस इसमें चला जाता है। वापस ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये जिस प्रकार मुख से और नासा से ये यहाँ पे घाटी ढक्कन है, घाटी ढक्कन का कार्य है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। और तब क्या होता है, कभी कभार किसी कारणवश भोजन श्वास नली में चला जाता है तो हमें पानी पीना पड़ता है, जिसके कारण क्या है भोजन वापस यहाँ पे आ जाता है। और ये ग्रास नली आमाशय। आमाशय यह आहारनाल का सबसे चौड़ा व थैलेनुमा संरचना का भाग होता है। यह एक लचीला अंग है जो 1 से 3 लीटर भोजन रख सकता है। आमाशय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसको कार्डियक या जठरागम भाग कहते हैं, दूसरा फंडस भाग, तीसरा जठर निर्गम भाग। छोटी आंत यह आहारनाल का सबसे लंबा व महत्वपूर्ण भाग है। मानव में इसकी लंबाई 7 मीटर होती है। इस अंग द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन या अवशोषण होता है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, गृहिणी, अग्र सूत्रांत व सूत्रांत। गृहिणी जिसमें शुरू में आमाशय से जुड़ी होती आंत है और फिर ये बीच वाली आंत और फिर ये अंतिम वाली आंत, जो बीच वाली अग्र सूत्रांत और अंतिम वाली सूत्रांत। फिर आता है बड़ी आंत। सूत्रांत आगे बड़ी आंत से जुड़ा होता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य अपाचित भोजन से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना तथा अपाचित भोजन को मल द्वार द्वारा उत्सर्जित करना। बड़ी आंत को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है और बड़ी आंत का मुख्य कार्य यही है
कि अपाचित भोजन से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना है और साथ में उस पचे हुए भोजन को मलद्वार तक पहुंचाना। इसमें दो भागों में बांटा गया है, सिक्किम व कोलन। शुरू वाला भाग जो ये जुड़ा हुआ है छोटी आंत से, इसको अंधनाल या सिक्किम कहते हैं, और इस अंतिम वाले भाग को क्या कहते हैं, जो मलाशय से जुड़ा है, इसको बृहदांत कहते हैं। फिर आता है मलाशय। यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है। यह भी एक चौड़ी थैलीनुमा संरचना होती है। ये उतनी चौड़ी नहीं होती है, हम कह सकते हैं कि अमाशय तक से बड़े नहीं संरचना होती, क्योंकि अमाशय सबसे बड़ी संरचना है आहार नाल की या पाचन तंत्र की। गुदा द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। इसकी क्रिया गुदा अवरोधनी वालों के द्वारा नियंत्रित होती है। भोजन के पाचन की क्रिया में यांत्रिक व रासायनिक प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है। आहार नाल के विभिन्न अंगों एवं ग्रंथियों द्वारा स्रावित एंजाइम भोजन के पोषक तत्वों को सरलीकृत करते हैं। हम जो पोषक तत्व या भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या है, एक जटिल संरचना में होते हैं, और ये जटिल संरचना में होने के कारण इनको सरलीकृत किया जाता है। सरलीकृत करने के लिए इसमें यांत्रिक व रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो इसके अंदर कुछ एंजाइम कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए एमिलेज, माल्टेज, सुक्रेज आदि एंजाइम कार्य करते हैं। प्रोटीन पाचन के लिए पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और बच्चों में रेनिन नामक छोटे बच्चों में रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। वसा पाचन लाइपेज, न्यूक्लियेज में न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियेज क्रिया विधि हमने पहले पढ़ा है। मुख्य, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, ये सभी हमने अंगों के बारे में पढ़ा है। अभी पढ़ते हैं क्रिया विधि। मुख्य गुहा में भोजन को चबाने का कार्य दांत द्वारा तथा लार के साथ मिलाने का कार्य जीभ से किया जाता है। लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज या टाइलिन स्टार्च को माल्टेज में अपघटित करता है। भोजन में अपबोलस के रूप में कर्माकुंचन द्वारा ग्रसनी से ग्रासनली तथा ग्रासनली से अमाशय में पहुंचता है। जब हम भोजन को मुख में ग्रहण करते हैं तो दांतों द्वारा उसके चबाने के बाद में लार मिल जाती है, जो भोजन को क्या बना देती है, लसलसा। और लसलसा बने हुए भोजन को क्या कहते हैं, बोलस। और बोलस आगे ग्रसनी से ग्रासनली में होते हुए अमाशय तक पहुंचता है। अमाशय के 3 प्रकार से एंजाइम होते हैं। एक म्यूकस प्रोएंजाइम या पेप्सिनोजन और HCl अम्ल पाए जाते हैं। HCl भोजन को अम्लीय माध्यम बनाता है। अमाशय में भोजन कुछ घंटों तक संग्रहित रहता है, फिर अमाशय से छोटी आंत में पहुंचता है। HCl अम्ल इसमें आए हुए जितने भी बैक्टीरिया या जीवाणुओं को नष्ट करता है। सार्वधिक पाचन की प्रक्रिया गृहिणी में संपन्न होती है। ये विभिन्न नलिकाओं द्वारा अग्नाशय रस, पित्त लवण, आंतरस छोड़े जाते हैं। इन रसों में कई एंजाइम होते हैं जो पोषक तत्वों का पाचन करते हैं। क्या होता है कि अमाशय से जब छोटी आंत में भोजन प्रवेश करता है तो अग्नाशय व यकृत द्वारा इस गृहिणी के अंदर एंजाइमों को स्रावित कर दिया जाता है। गृहिणी में सरलीकरण भोजन अग्र शुद्राद व शुद्राद भाग में अवशोषित किया जाता है। अवशोषित पदार्थ विभिन्न कोशिकाओं की सहायता से रक्त में पहुंचाया जाता है। अपाचित भाग का उत्सर्जन करना से बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत मुख्य कार्य जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना है तथा अपाचित भाग का उत्सर्जन करना है। अपाचित भाग ठोस होकर अस्थायी रूप से मलाशय में रहता है, जिसे मलद्वार द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है या शरीर से बाहर किया जाता है। हमने शुरू से पढ़ा है कि शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई कोशिका है, और कोशिका, उत्तक, अंग, तंत्र और शरीर। कोशिकाओं से उत्तक बनता है और उत्तक से अंग और अंग से
तंत्र बनता है और तंत्र मिलकर बनाते हैं शरीर का निर्माण करते हैं। फिर हमने पढ़ा पाचन की परिभाषा कि जटिल से सरल अवस्था में पोषक तत्वों को लाने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। पाचन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिस तंत्र का विकसित किया गया है या जिन अंगों का समूह है जो पाचन की प्रक्रिया संपन्न कराने में सहयोग करते हैं उनको पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना है, अंगों से और कुछ स्रावी ग्रंथियां। ये अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। आहार नाल के अंदर ये ग्रंथियां नहीं आती। तो आहार नाल या पाचन तंत्र के अंग हैं मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार। और ग्रंथियां हैं लाल ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय। फिर हमने आहारनाल की परिभाषा पढ़ी कि मुख से लेकर मलद्वार तक इस नलिका को आहारनाल कहते हैं या पोषणाल। आहारनाल के कार्य है कि ये भोजन या भोजन के अवयव को पचाना और उनको गलाकर ऐसे रूप में लाना कि शरीर द्वारा इसे अवशोषण कर लिया जाए। और ये दूसरा है आहारनाल को अपनी लंबी यात्रा में पाचन नाल के आदि से अंत तक पहुंचाना या मुख से मलाशय तक पहुंचाने की प्रक्रिया आहारनाल की है। पाचित आहार से रस का अवशोषण करना। फिर हमने मुख में पढ़ा कि मुख अनुप्रस्थ दरार है, ये दो मार्शल होठों से घिरा होता है। फिर इसके अंदर 16 दांत होते हैं। इसके अलावा इसमें एक मांसल जीभ होती है, इसमें द्विबार दंती दांत पाए जाते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कर्तनक, रत्नक, अग्रचूर्णक और चौर्णक। कर्तनक 8 दांत होते हैं, दोनों ऊपर और नीचे जबड़े में। रत्नक 4 होते हैं, ऊपर के जबड़े में 2, नीचे के जबड़े में 4। अग्रचूर्णक ऊपर के जबड़े में 4 और नीचे के जबड़े में 4। चौर्णक ऊपर 6 और नीचे के जबड़े में 6। ग्रसनी या ग्रसिका, ये मुख गुहा से और ग्रास नली के बीच का भाग होता है। इसके 3 सिरे होते हैं, नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी या कंठ ग्रसनी और अधोग्रसनी। फिर ग्रास नली, इसका काम होता है कि भोजन को संकुचन प्रक्रिया द्वारा आमाशय तक पहुंचाना। इसमें संश्लेषित एक स्रावित श्लेष्मा भोजन रसदार बनता है जिसको क्या है आगे कर्मकुचन द्वारा आमाशय में पहुंचाया जाता है। ग्रास नली के सिर के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है या कह सकते हैं पल्ला लगा होता है जिसका घाटी ढक्कन कहते हैं। ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। आमाशय आहारनाल का सबसे चौड़ा व थैलीनुमा भाग है। इसमें 1 से 3 लीटर भोजन रख सकते हैं। ये एक लचीला अंग है। इसके 3 भाग होते हैं, कार्डियक, जठर निर्गमी और फंडिस। छोटी आंत ये शरीर की सबसे लंबी भाग बोल सकते हैं या लंबी इकाई है शरीर में पाचन तंत्र की सबसे लंबी संरचना है जो 7 मीटर होती है। इस अंग द्वारा भोजन को सर्वाधिक पाचन या अवशोषण किया जाता है। इसके 3 भाग ग्रहणी, अग्र संत्राद, विष्ण संत्राद होते हैं। बड़ी आंत का मुख्य कार्य भोजन से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना और इसके 2 भाग होते हैं, अंधनाल व बृहदांत। फिर आता है मलाशय, यह आहारनाल का अंतिम भाग होता है और ये गुदा द्वारा शरीर से बाहर खुलता है और इसकी क्रिया गुदा अवरोधनी वालों द्वारा नियंत्रित होती है। फिर था कुछ एंजाइम जो शरीर को के अंदर भोजन के तत्वों को सरलीकृत करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और पाचन। कार्बोहाइड्रेट एमिलेज, माल्टेज, सुक्रोज और प्रोटीन ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन को वसा लाइपेज का पाचन करता है। न्यूक्लियेज न्यूक्लियोटाइड द्वारा वसा का पाचन लाइपेज करता है। क्रिया विधि, सबसे पहले क्या है, मुख के द्वारा भोजन को चबाया जाता है। फिर उसमें लार उपस्थित होती है जो मुख के अंदर वो स्टार्च को माल्टेज में बदल देती है और अब भोजन को बोल्स के नाम से जाना जाता है। और बोल्स कर्माकुचन द्वारा ग्रसनी से ग्रास नली और ग्रास नली से आमाशय में पहुंचता है। आमाशय के 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, म्यूकस प्रो एंजाइम और पेप्सिनोजन। और इसके साथ में HCl अम्ल भी पाया जाता है। HCl अम्ल भोजन को क्या करता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। आमाशय में कुछ घंटों के लिए भोजन संग्रहित रहता है और आमाशय से छोटी आंत में पहुंचता है। सर्वाधिक पाचन तो ग्रहणी में होता है। छोटी आंत का जो भाग है
और विभिन्न नलिकाओं द्वारा अग्नाशय रस, पित्त, लवण व आंत्र रस में छोड़े जाते हैं। इन रसों में कई एंजाइम होते हैं जो पोषक तत्वों का पाचन करते हैं। गृहिणी में सरलीकृत भोजन अग्र सुंदराद व सुराद भाग में अवशोषित किया जाता है। शोषित पदार्थ विभिन्न कोशिकाओं की सहायता से रक्त में पहुंचाया जाता है। अपाचित भाग का उत्सर्जन करना से बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत मुख्य कार्य जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करना है और उसके बाद में ये अस्थायी रूप से मलाशय में पहुंच जाता है, जिसे मलद्वार द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है।